सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट्स के साथ। यानी हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जीवन में लेकिन जीतने का संकल्प रखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा चैप्टर रहेगा सॉल्यूशन यानी विलियन के बारे में। यानी विलियन चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट्स पॉइंट, यानी एक चैप्टर की समरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी समरी के बारे में जानते हैं। यानी सॉल्यूशन नामक अध्याय में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होते हैं, उनका एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन या विलियन, हिंदी में बात करना चाहिए इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, यानी चैप्टर समरी। यानी चैप्टर यानी अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है वो जानते हैं आज की क्लास में। यानी अध्याय का सारांश सीधे शब्दों में बात करना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना विलियन का सामान्य परिचय। यानी विलियन क्या होता है, किस प्रकार से विलियन का निर्माण होता है, तो ये किस में आ जाएगा, यानी जनरल इंट्रोडक्शन। और किस प्रकार से यानी विलियन की परिभाषा होती है। तो विलियन क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है, विलियन या सॉल्यूशन का निर्माण होता है। फिर हम यहाँ पे एक वर्ड आता है सममांगी मिश्रण। तो सममांगी मिश्रण क्या होता है, यानी फॉर एग्जांपल लेते हैं इसका। तो फॉर एग्जांपल यानी जब हम वाटर में चीनी को मिलाई जाती है तो ये घुल जाती है, यानी समान मात्रा में घुल जाती है। यानी चारों ओर इसका क्या होता है, कंपोजिशन समान होता है, किसमें, वाटर में। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, या इस प्रकार के मिक्सर को क्या बोल देंगे, यानी सममांगी मिश्रण। तो विलियन की पहले हम परिभाषा की बात करना चाहते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी जो मिश्रण होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, विलियन, विलियन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यानी विलियन के प्रकार या टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेय तथा विलायक प्रावस्थाओं के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेय तथा विलायक की प्रावस्थाओं के आधार पर विलियन तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली। हम बात करना चाहें तो पहला आ जाता है सॉलिड विलियन यानी ठोस विलियन, दूसरा आ जाता है लिक्विड विलियन यानी द्रव विलियन, और थर्ड आ जाता है गैस विलियन। तो इस प्रकार से विलेय तथा विलायक की प्रावस्थाओं के आधार पर विलियन कितने प्रकार के हो जाते हैं। तो इस आधार पर विलियन हो जाते हैं तीन प्रकार की। फिर हम एक बात करना चाहें, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी विलियन का निर्माण किससे होता है, शॉर्ट में समझना चाहें तो विलियन का निर्माण होता है विलेय तथा विलायक के मिलने से। यानी विलायक क्या होता है, यानी विलायक मतलब सोलवेंट। तो सोलवेंट क्या होता है अपना, यानी जो सॉल्यूशन या विलियन में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। फिर एक नेक्स्ट टर्म आई है यहाँ पे विलेय या सोल्यूट, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम। तो सोल्यूट क्या होता है, यानी जब विलियन में जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय या सोल्यूट। तो विलियन का निर्माण किससे होता है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट। यानी सोलवेंट और सोल्यूट जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, विलियन का निर्माण होता है। यानी सोलवेंट प्लस सोल्यूट, और इनका भी कैसा मिश्रण होता है, यानी सममांगी मिश्रण जब होता है तो किसका निर्माण होता है, एक सोलवेंट का निर्माण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। यानी विलियन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन टर्म को हम कौन कौन सी इकाइयों में डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यानी फर्स्ट आ जाती है द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट बाय वेट, और सेकंड आ जाती है आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड आ जाता है, थर्ड पॉइंट, यानी कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन सी टर्म का यूज़ किया जाता है, तो वो देख रहे हैं हम, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाय वॉल्यूम। और फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम। पीपीएम होता क्या है, यानी 10⁻6, यानी जब 10⁻6 होती है उसको बोलेंगे पीपीएम। और एक इसी प्रकार आता है पार्ट्स पर बिलियन। तो बिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁹, क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, इंग्लिश में बात करना चाहिए तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी इन सभी टॉपिक्स पर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विस्तार से। फिर आ जाता है मोलरता। यानी मोलरता क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म होती है यहाँ पर मोलरता। यानी मोलरता को हम प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। फिर नेक्स्ट टर्म आती है मोलरता, जिसको हम के स्मॉल एम से यानी स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार एक आ जाती है टर्म नॉर्मलता।
यानी नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार आ जाती है फॉर्मलता। फॉर्मलता यानी ये क्या है, यानी विलियन की कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करने वाली यूनिट्स हो जाती है। तो इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम बात कर लेते हैं अपनी विलेयता के बारे में, यानी सोल्युबिलिटी क्या होती है, यानी विलेयता क्या होती है। तो विलेयता भी एक यानी एक नियम आता है, यानी समान समान को बोलता है। इस प्रकार से एक नियम आता है विलेयता में। तो विलेयता के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यानी विलेयता में ठोसों की दरों में विलेयता, यानी ठोसों की दरों में किस प्रकार से विलेयता होती है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। यानी आज हम क्या देखने वाले हैं, यानी चैप्टर यानी सॉल्यूशन, यानी विलियन चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हम या कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं आज। नेक्स्ट पॉइंट है यानी गैसों की दरों में विलेयता। तो गैसों की दरों में किस प्रकार विलेयता होती है, यानी किस प्रकार से तापमान का प्रभाव होता है, ये हम जानते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर एक इम्पोर्टेंट टर्म आ जाती है यहाँ पर, यानी राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, यानी सीधा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा, यानी डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उनके क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात सीधे शब्दों में बात करना चाहिए तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है X1 के। यदि यहाँ पे समानुपाती के स्थिरांक को हम हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा P1 नोट और X1, ये हो जाएगा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, यानी वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ये होता है अपना राउल्ट का नियम। फिर एक नेक्स्ट आ जाता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है वो हम जानते हैं अभी। यानी पात्र में विलयन अवस्था में या पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब यानी पी टोटल विलयन के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। यानी जब पी टोटल क्या होता है, यानी पी टोटल P1 + P2, यानी पात्र में यानी कोई पात्र है उसमें विलयन अवस्था कुल दाब क्या होता है, यानी विलयन के अवयवों के आंशिक दाब, यानी आंशिक दाब है यहाँ पर P1 और P2। तो पी टोटल हो जाएगा P1 + P2, ये क्या है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। फिर हमारे पास एक टर्म आई थी पहले स्टार्टिंग में पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन यानी किस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, यानी जब 10⁶ होती है या 10⁶ हिंदी में इसको जानना चाहते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन यानी 10⁶ क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है। फिर एक नेक्स्ट टर्म आती है पार्ट्स पर बिलियन। तो जब 10⁹ होती है या 10⁹ होती है या 10⁻⁹ होती है उसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और टॉपिक क्या चल रहा है, यानी विलेयता पढ़ रहे थे। विलेयता में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब में कौन कौन सी टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। यानी द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आ जाता है राउल्ट का नियम, और डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति, यानी हेनरी का नियम क्या होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेनरी का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम देख लेते हैं ठोस पदार्थों का द्रव्यों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी आदर्श और अनादर्श विलयन, यानी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी आदर्श विलयन क्या होते हैं, आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं या राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, यानी जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, यानी अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं उसके बारे में। यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इसमें पढ़ने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, यानी क्वथनांक में किस प्रकार से उन्नयन होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक क्या होता है, यानी जिस ताप पर कोई द्रव्य क्या होता है, हिमांक, यानी हिमांक मतलब जमता है वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यानी प्रासरण एवं प्रासरण दाब, यानी प्रासरण क्या होता है और प्रासरण दाब क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी प्रासरण में क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा प्रतिलोम प्रासरण एवं जल शोधन, यानी किस प्रकार से हम जाने समुद्र के जल को किस प्रकार से शोधन करेंगे,
यह आ जाएगा प्रतिलोम प्रासरण एवं जल शोधन, यानी किस प्रकार से हम वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये पढ़ने वाले हैं आगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा असामान्य मौलर द्रव्यमान, यानी असामान्य मौलर द्रव्यमान के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर एक साइंटिस्ट आता है 1880 में, आज हम थोड़ा पढ़ते हैं इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। यानी 1880 में एक साइंटिस्ट आता है वॉन होप, यानी वॉन होप ने वियोजन और संयोजन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणांक दिया या एक कांस्टेंट दिया, जिससे क्या बोल देंगे वॉन होप गुणांक या वॉन होप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिससे आई से डिनोट किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है, यानी वॉन होप गुणांक क्या होता है सूत्र। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान, इसका सूत्र होता है वॉन होप गुणांक। यानी वॉन होप गुणांक किसने दिया, वॉन होप नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1880 ईस्वी में। तो ये था हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का एक समरी के रूप में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर से दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।